गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चर्चा करेंगे बिजनेस लेटर्स के बारे में। बिजनेस लेटर का क्या महत्व है, बिजनेस लेटर के कितने प्रकार होते हैं और बिजनेस लेटर के कौन कौन से पार्ट होने चाहिए, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। छात्रों, संदेश को व्यक्त करने के विभिन्न माध्यम हैं, मौखिक और लिखित। इसके माध्यम से हम हमारे व्यावसायिक संदेश का आदान प्रदान कर सकते हैं। पत्र लिखित संदेश को व्यक्त करने का एक सस्ता, सरल और महत्वपूर्ण साधन है। किसी भी व्यवसाय में संभव नहीं है कि प्रत्येक जगह वो अपने प्रतिनिधि को भेजकर मौखिक संदेश के माध्यम से सूचनाओं को संप्रेषित करें। पत्रों के माध्यम से व्यावसायिक प्रतिष्ठान ग्राहकों, निवेशकों, आपूर्तिकर्ताओं, ऋणदाताओं, सरकारी अधिकारियों, अन्य बाह्य पक्षकारों से संपर्क बनाए रख सकते हैं। पत्र जितना प्रभावी तरीके से लिखा जाएगा, उतना ही उससे संस्थान की ख्याति में वृद्धि होगी और उतना ही वह ज़्यादा प्रभावी तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करने में सफल रहेगा। हर्बर्ट एंड कैसन ने बहुत अच्छा लिखा है कि एक व्यावसायिक अच्छा पत्र उस मास्टर की के समान है जो ताले पे लगे दरवाजे को खोल देता है। ये बाजार का निर्माण करता है। यह आपकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए रास्ता तैयार करता है। यह आपकी फर्म के चरित्र की वास्तविक कहानी को कहता है। इसलिए व्यावसायिक संचार पत्रों के माध्यम से प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए। कहा गया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। इसलिए जब पत्र लिखा जाए तो उसको प्रभावी तरीके से लिखना चाहिए, जिससे कि सामने वाले पक्षकार पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। व्यावसायिक संचार हेतु पत्रों की आवश्यकता और महत्व क्या है, इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, इसके माध्यम से वाइड कॉन्ट्रैक्ट स्कोप अर्थात हम वृहद संपर्क क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं। पत्र विभिन्न पक्षकारों को, चाहे वो आपूर्तिकर्ता हों, विभिन्न प्रकार के जो सप्लायर्स हैं, विभिन्न ग्राहक हैं, विभिन्न पक्षकार जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे व्यावसायिक संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम उनको हम उनसे हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि मौखिक संचार की एक लिमिटेशन होती है कि हम हर जगह प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। हर व्यक्ति के पास हम हमारी बात को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते। लिखित संचार के माध्यम से हम वृहद संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लिखित संचार पत्रों के माध्यम से जब लिखित संचार किया जाता है तो इससे संस्थान की ख्याति का निर्माण होता है। प्रभावी तरीके से जब पत्र लिखा जाता है तो ये मित्र बनाने और व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साख निर्माण के पत्र विज्ञापन का कार्य भी करते हैं, संस्थान की गुडविल में वृद्धि करते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अर्थात लिखित प्रमाण विभिन्न प्रकार के विवादों की दशा के अंतर्गत न्यायालय में व्यावसायिक अनुबंधों और लेन देनों के लिखित प्रमाण के रूप में पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। पत्रों पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं, अतः उत्तरदायित्वों का निर्धारण भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। दीर्घ प्रभाव, लास्टिंग इंप्रेशन। पत्रों का प्रभाव पाठक पर दीर्घ रहता है, क्योंकि मौखिक संचार के अंतर्गत ये पॉसिबिलिटी है कि व्यक्ति उस संदेश को कुछ समय पश्चात भूल जाए। पत्र का एविडेंस का कार्य करता है, लिखित प्रमाण के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसका प्रभाव लंबा रहता है। पाठक इसको बार बार पढ़ सकते हैं और पढ़कर उस संदेश से वो जानकारी रख सकते हैं, इसलिए इसका दीर्घ प्रभाव रहता है। सूचना देना, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। व्यवसाय के अनेक पक्षों के साथ में अनेक विषयों पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। व्यावसायिक पत्र सूचनाओं के आदान प्रदान का एक सुगम तरीका है, अतः सूचना के दृष्टिकोण से पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण, सरल और मितव्ययी साधन कहा जा सकता है। देन रेफरेंस एंड रिकॉर्ड।
देखिए, रेफरेंस रिकॉर्ड के अंतर्गत प्रत्येक अनुबंध लेन देन घटना को याद रखना संभव नहीं होता। पत्रों को भविष्य के संदर्भ के लिए अभिलेख के रूप में रखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ के रूप में इसका प्रयोग भी किया जा सकता है और ये एक मितव्ययी संचार का तरीका है। इकोनॉमिक कम्युनिकेशन है। व्यावसायिक पत्रों के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान आर्थिक रूप से मितव्ययी तरीके से होता है। व्यक्तिगत संपर्क, टेलीफोन या अन्य ओरल कम्युनिकेशन के जो साधन हैं उसकी अपेक्षा व्यावसायिक पत्र एक सस्ता और सुगम साधन कहा जा सकता है। व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखने की दो प्रकार की विधियां होती है। एक होती है डायरेक्ट अप्रोच, प्रत्यक्ष तरीका, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट अप्रोच, अप्रत्यक्ष तरीका। देखिए, प्रत्यक्ष विधि जो संचार की होती है, जिसके अंतर्गत हम जो सूचना संप्रेषित करना चाहते हैं, जो बात हम कहना चाहते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से लिखते हैं, बिना घुमाए फिराए, बिना अन्य प्रकार का बाह्य आवरण लगाए। हम जब पत्र लिखते हैं तो ऐसे पत्र डायरेक्ट अप्रोच के होते हैं। प्राय ऐसे पत्र रिक्वेस्ट लेटर हो सकते हैं या गुड न्यूज़ लेटर हो सकते हैं। गुड न्यूज़ मतलब जो अच्छी सूचना है, जिसको प्राप्त करके रेसिपेंट, जिसको प्राप्त करके रिसीवर अनुकूल धारणा बनाता है, जिसको प्राप्त करके रिसीवर प्रसन्नता जाहिर करता है, तो ऐसे पत्रों को हम गुड न्यूज़ लेटर के नाम से पुकारते हैं। प्राय रिक्वेस्ट लेटर और गुड न्यूज़ लेटर को हम प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से लिखते हैं। दूसरे पत्र होते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच के, अप्रत्यक्ष मेथड जिसको हम कहते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के पत्र होते हैं, बैड न्यूज़ लेटर, और दूसरे होते हैं परसेसिव लेटर। देखिए, बैड न्यूज़ लेटर ऐसे पत्र जिसको प्राप्त करने के पश्चात सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, उसके लिए एक प्रकार से वो बैड न्यूज़ है, उसके लिए वो धक्का देने वाली न्यूज़ है। तो जब इस प्रकार की न्यूज़ होती है तो हम अगर उसको प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से लिख देंगे तो हो सकता है कि इसका अनुकूल प्रभाव की बजाय प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो बैड न्यूज़ लेटर को बहुत व्यवस्थित तरीके से अप्रत्यक्ष मेथड के माध्यम से लिखा जाता है। दूसरा होता है परसेसिव लेटर। परसेसिव लेटर जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, दूसरों को अभिप्रेत करते हैं। ऐसे लेटर जो व्यक्तियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से, प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं, इसके अंतर्गत हम सेल लेटर को हम शामिल करते हैं कि हम व्यक्ति को प्रभावित करके, प्रेरित करके हम उनसे वह कार्य करवाना चाहते हैं जिसको कराने की हमारी अपेक्षा होती है। तो ऐसे लेटर होते हैं परसेसिव लेटर। ये दोनों ही प्रकार के लेटर इनडायरेक्ट अप्रोच के अंतर्गत दिखाते हैं, जिसको मैं अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को, इन दोनों ही प्रकार के पत्रों को आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। जब व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है, हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है, पाठक के ऊपर अंतिम प्रभाव होता है। अगर हम बेहतर तरीके से हमारे पत्र को लिखें तो हो सकता है, तो निश्चित रूप से वो संस्था की एक तरफ ख्याति में वृद्धि करता है और जिस उद्देश्य के लिए हम संचार कर रहे हैं उस उद्देश्य को वो फुलफिल करता है। इसलिए एक बिजनेस लेटर को प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए बिजनेस लेटर के विभिन्न पार्ट, विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। देखिए, बिजनेस लेटर के जो विभिन्न अंग हैं, उन अंगों के अंतर्गत सबसे पहली बात आती है हेडिंग या लेटर हेड। पत्र जो लिखा जाता है उस पर सर्वप्रथम संस्था का नाम, फर्म का नाम और उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, टेलेक्स वगैरह तथा जो ब्रांचेस हैं उस संस्थान की, उनका उल्लेख किया जाता है। प्राय ये हेडिंग लेटर हेड के अंतर्गत पहले से प्रिंटेड होता है। हम पहले से जिस रूप में हम लेटर लिख रहे हैं, चाहे ऐसा लेटर कंप्यूटर के माध्यम से टाइप किया जाए या हम लेटर हेड के माध्यम से इसका हम प्रिंट निकालें, तो ऐसे इस हेडिंग को प्राय आर्टिस्टिक तरीके से, प्रभावी तरीके से, जिसमें हम संस्था का मोनोग्राम को भी लगा सकते हैं। अगर संस्था का अपना स्वयं का मोनोग्राम है तो उसको मोनोग्राम को भी इसमें लगा सकते हैं। ये हेडिंग के अंतर्गत होता है। जो संस्था जो टॉप पे होगा, सबसे ऊपर होगा, सेंटर में होगा और हो सकता है कि सेंटर में संस्था का नाम, फर्म का नाम लिखा जाए और राइट हैंड साइड के अंतर्गत संस्था अपना एड्रेस
अपना ईमेल एड्रेस, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, टेलेक्स नंबर, ब्रांचेज, इनका उल्लेख वो राइट हैंड साइड में करें। या हो सकता है संस्था अपने लेटर हेड के अंतर्गत ये सभी सेंटर के अंतर्गत लिखे। दूसरी बात, जब दूसरा जो व्यावसायिक पत्र का अंग होता है, दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है डेट। देखिए, तारीख लिखने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तारीख प्राय लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जा सकती है या राइट हैंड साइड के अंतर्गत लिखी जा सकती है। अलग अलग प्रकार के पत्रों के अंतर्गत तारीख लिखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तारीख लिखने के लिए 3 प्रकार की विधियां प्रचलित है। एक इंग्लिश स्टाइल है, अंग्रेजी स्टाइल, जिसके अंतर्गत हम तारीख लिखेंगे और उसमें जैसे मान लीजिए 20 सितंबर को हम पत्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं, 20 सितंबर को पत्र लिख रहे हैं, तो 20 सितंबर 2020। दूसरा तरीका होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टाइल। इसके अंतर्गत हम 20 सितंबर, यहाँ TH नहीं लिखा जाएगा, 20th नहीं लिखा जाएगा, इसमें हम 20 सितंबर 2020 लिखेंगे। और तीसरी स्टाइल होती है अमेरिकन स्टाइल। अमेरिकन स्टाइल के अंतर्गत पहले महीने का नाम लिखा जाता है, फिर तारीख लिखी जाती है, कॉमा लगा के उसके पश्चात सन लिखा जाता है, सितंबर 20, 2020। ये विभिन्न प्रकार की डेट लिखने की विधि होती है। प्राय राइट हैंड साइड के अंतर्गत डेट लिखी जाती है, किंतु अलग अलग प्रकार का फुल ब्लॉक लेटर, मॉडिफाइड ब्लॉक लेटर या सेमी ब्लॉक लेटर, जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, में तारीख अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है। देन तीसरी बात लिखी जाती है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर जो होता है वो उसको लिखने के पीछे प्रमुख उद्देश्य होता है कि हम फ्यूचर के अंतर्गत संदर्भ, किस संदर्भ में ये बात लिखी जा रही है। संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि पत्र बाहर भेजे जाते हैं, उनका लेखा पत्र प्रेषण रजिस्टर के अंतर्गत किया जाता है तथा उनका क्रमांक उस पत्र में डाल दिया जाता है। मतलब जो डिस्पैच लेटर रजिस्टर के अंतर्गत हमने क्रमांक लगाया, वही क्रमांक हमें रेफरेंस के रूप में इस में लिखना पड़ेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। इस रेफरेंस से फ्यूचर के अंतर्गत जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाएगा, या मान लीजिए रेसिपेंट भी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा, तो वो हमारे इस रेफरेंस नंबर का उल्लेख करते हुए कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा। देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण आप लोगों को दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में। 328 मतलब डिस्पैच रजिस्टर के अंतर्गत 328 नंबर पर इस पत्र का उल्लेख है। ये पत्र किससे रिलेटेड है? परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो परचेज लिख दिया। ऑब्लिक 2020 में परचेज डिपार्टमेंट की पत्र संख्या 328 और आगे चूँकि डेट इसमें ऑलरेडी लिखी हुई है, तो डेटेड आ जाएगा 20 सितंबर 2020। ये इसमें रेफरेंस के रूप में लगाया जाता है। कई बार बहुत सी संस्था ने रेफरेंस नंबर के अंतर्गत जो रेसिपेंट है, जो सूचना प्राप्त करने वाला है, उसका भी रेफरेंस नंबर इसमें डाल देती है, ताकि हमने किस रेफरेंस के अंतर्गत ये पत्र लिखा है उसका उल्लेख, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। फिर आता है अटेंशन लाइन, जिसको बोलते हैं ध्यान आकर्षण लाइन। ध्यान आकर्षण लाइन के अंतर्गत इस लाइन का प्रयोग तब किया जाता है जब पत्र संबंधित कार्य किसी व्यक्ति विशेष के पास हो। इस स्थिति में पत्र में ध्यान लाइन लिखी जाती है। ध्यान लाइन के अंतर्गत अटेंशन श्री नमन कुमार, मैनेजर परचेज। मतलब ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया? अटेंशन। ये पत्र नमन कुमार के द्वारा लिखा गया, जो परचेज डिपार्टमेंट से संबंधित है। फिर लिखा जाता है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस के अंतर्गत जिसमें कहते हैं प्राप्त करने वाले का पता, पत्र किसको लिखा जा रहा है उसका पता इसमें लिखा जाता है। इसको लिखते समय कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी होता है। इनसाइड एड्रेस के अंतर्गत हमको कॉमा, पंक्चुएशन वगैरह इनका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जब किसी व्यक्ति विशेष को पत्र लिखा जाएगा तो श्री, मिस्टर, या मान लीजिए उसकी कोई डिग्री है, जैसे मान लीजिएगा वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो हम डॉक्टर, इंजीनियर का उल्लेख उसके नाम के पहले करेंगे। अगर मान लीजिएगा सूचना प्राप्त करने वाली महिला है और उसकी वैवाहिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम मिस शब्द को MS शब्द का उपयोग कर सकते हैं। जब पत्र किसी फर्म को लिखा जाता है तो मैसर्स का उपयोग किया जाता है, किंतु फर्म किसी कॉर्पोरेट संस्थान को लिखा जाता है तो कॉर्पोरेट संस्थान के पहले मैसर्स शब्द का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। तत्पश्चात जब
नाम लिख दिया या फर्म का नाम हमारे द्वारा लिख दिया गया। तत्पश्चात हमें लिखना पड़ता है डोर नंबर, हाउस नंबर के पश्चात हम लिखेंगे एरिया। मान लीजिएगा पूजा नगर है, या मान लीजिएगा कोई पूजा नगर या कोई अन्य नगर है, तो आपको इसका उल्लेख इसके अंतर्गत करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक आप लोगों को जानकारी दी गई है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मैसर्स प्रदीप कुमार नमन कुमार HUF, इस फर्म को हम लेटर भेज रहे हैं। 843A ये मकान नंबर है, कॉमा लगा के फिर हमने लिखा पूजा नगर कौन से इलाके के अंतर्गत है, और ये इलाका कहाँ पे, हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर। हिरणमगरी सेक्टर 4 लिखने के बाद हमने कोमा लगाया, तत्पश्चात उदयपुर लिखा। उदयपुर लिखने के बाद उस राज्य का नाम का उल्लेख इसमें किया जाना चाहिए। तो इनसाइड एड्रेस लिखते समय हमें बहुत सी बातों को विशेष रूप से फुल स्टॉप शुड बी रिटन आफ्टर द सिटी नंबर। मिस्टर इज अप्रोप्रिएट व्हेन इनिशियल इज नॉट नोन। डोंट यूज मैसर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज एड्रेस्ड इन ए कंपनी नेम एंड व्हेन द बिफोर टाइटल। अगर हम टाइटल के पहले द लिख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में मैसर शब्द का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। तत्पश्चात इनसाइड एड्रेस लिखने के पश्चात हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन को हम कहते हैं अभिवादन। अभिवादन किसका, जिसको हम पत्र प्रेषित कर रहे हैं। पत्र हमेशा पोलाइट भाषा में लिखा जाना चाहिए, इसलिए पत्र प्राप्तकर्ता का अभिवादन किया जाना जरूरी होता है। अभिवादन लिखने के लिए सैल्यूटेशन इज द कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग। commonly used salutation is dear sir, dear madam. When you know a person personally, then dear Mr. Dilip Kumar, dear Mr. Naman Kumar, and you can write. It will give personal touch. अगर हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम डियर शब्द के पहले डियर शब्द के साथ में हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखते हैं, तो इससे पर्सनली टच दृष्टिकोण गोचर होता है। फॉर लेटर ऑफ बोर्ड एंड कमेटी यूज जेंटलमैन। जब हम किसी बोर्ड को या कमेटी को हम लेटर प्रेषित कर रहे हैं तो जेंटलमैन शब्द को हम यूज़ कर सकते हैं। पुट कॉमा आफ्टर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन लिखने के पश्चात, अभिवादन लिखने के पश्चात हमें कॉमा लगाना जरूरी होता है। सैल्यूटेशन लिखने के बाद में जो नेक्स्ट अंग होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है लेटर का, वो होता है सब्जेक्ट हेडिंग। सब्जेक्ट हेडिंग मेंशन सब्जेक्ट ऑफ लेटर आफ्टर सैल्यूटेशन मेड। सैल्यूटेशन लिखने के बाद में सब्जेक्ट किस रेफरेंस के अंतर्गत किस सब्जेक्ट के रूप में पत्र लिखा जाता है। राइटिंग सब्जेक्ट अट्रैक्ट रीडर एंड ही एट ए ग्लांस अंडरस्टैंड द कंटेंट्स। जब सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा तो जो रेसिपेंट है, जो सूचना को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वो सूचना को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कोई पहले से जानकारी हो जाएगी कि किस रेफरेंस के अंतर्गत ये लेटर लिखा जा रहा है और उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, इसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो जाती है। सब्जेक्ट हेडिंग के बाद में जो मुख्य बात आती है बॉडी ऑफ लेटर। हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, हम कौन सी सूचना को संप्रेषित करना चाहते हैं। पत्र का मुख्य भाग बॉडी ऑफ लेटर होता है। बॉडी ऑफ लेटर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, द ओपनिंग, द मिडिल पार्ट एंड द एंड। ओपनिंग पार्ट हमेशा बहुत तरीके से लिखा जाना चाहिए। ओपनिंग पार्ट लिखते समय हमें विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये किसी भी दशा के अंतर्गत ये पार्ट क्योंकि प्राप्तकर्ता पर सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, इसलिए ये पार्ट पोलाइटनेस के साथ में लिखा जाना चाहिए। और कहा भी गया है वेल बिगन इज़ द हाफ डन। अगर हम अच्छी शुरुआत करेंगे तो हमारा आधा काम पूरा हो जाएगा। इसलिए प्रारंभिक पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को आकर्षित करे। बाद के पैराग्राफ के अंतर्गत जो अब सेकंड पार्ट है उसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण काम की बात करेंगे, किंतु प्रारंभिक पैराग्राफ इस प्रकार का हो जो पत्र प्राप्त करने वाले में रुचि कायम कर सके और रुचि कायम करके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसको प्रेरित कर सके। जैसे मान लीजिएगा हम लिख सकते हैं आपके शहर में मिस्टर नमन एंड कंपनी ने अपना नाम हमें रेफरेंस के आपका नाम हमें रेफरेंस के रूप में दिया है। हमें सूचना देते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि हमने वॉशिंग मशीन का या मोबाइल फ़ोन का
का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। अब ये जो प्रारंभिक भाग है, ये प्रारंभिक भाग हम दूसरे पक्षकार को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है, इसलिए ये आकर्षित करने वाला होना चाहिए और ये कॉन्शियसनेस के साथ में लिखा जाना चाहिए। दूसरा पार्ट होता है मेन और मिडिल पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं मुख्य भाग। मुख्य भाग जो लिखा जाए उसके अंतर्गत जिन सूचना को हम संप्रेषित कर रहे हैं, जिन सूचना को हम कहना चाहते हैं, जिन बात को हम बतलाना चाहते हैं, उसका पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से 7 C's प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी पालना करते हुए हमें ये पार्ट लिखना चाहिए। क्योंकि अगर हमने इसके अंतर्गत सभी बातें क्लैरिटी के साथ में नहीं लिखी, या संक्षिप्त के साथ में नहीं लिखी, या रुचि उत्पन्न करने के तरीके से नहीं लिखी, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत पत्र लिखने की कोई महत्ता नहीं रह पाएगी। इसलिए मेन पार्ट, मिडिल पार्ट बहुत तरीके से लिखा जाना चाहिए। और अंतिम पार्ट होता है जो पत्र के समापन का कार्य करता है। पत्र के समापन के अंतर्गत हम अंतिम पैरा जो लिखे वो उत्साह से भरा हुआ और प्रेरणात्मक होना चाहिए, जिससे पत्र प्रभावपूर्ण हो सके। जैसे मान लीजिएगा, ट्रस्टिंग दिस विल रीच यू इन ए ड्यू कोर्स, विश्वास करते हैं कि ये पत्र आपको यथा समय मिल जाएगा। इस रूप में अगर हम लिखेंगे तो निश्चित रूप से इसका ज़्यादा महत्व रह पाएगा। मिडिल पार्ट जब लिखा जाए तो इसके अंतर्गत जो सूचनाएं संप्रेषित की जा रही है उनको छोटे छोटे पैराग्राफ के अंतर्गत लिखी जानी चाहिए। यथासंभव जितने हम पैराग्राफ के अंतर्गत बात को लिखेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ के अंतर्गत बात को लिखेंगे, उतना ही पत्र ज़्यादा प्रभावशाली हो सकेगा। और हमेशा पत्र को जब कंक्लूड करें तो हम स्मूथली और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, अप्रोच के साथ में उसको हमें कंक्लूड करनी चाहिए। मतलब अंतिम पार्ट पॉजिटिवली और स्मूथली हमें लिखना चाहिए। तत्पश्चात पत्र के मुख्य भाग के बाद में आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जैसे हमने सैल्यूटेशन के अंतर्गत उसका अभिवादन किया, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज के अंतर्गत अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य हम उसकी प्रशंसा करेंगे। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, अभिवादन। इसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। जो हमने सैल्यूटेशन लिखा है उस सैल्यूटेशन के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज लिखा जाता है। जैसे मान लीजिएगा हमने सर, जेंटलमैन, डियर सर और मैडम ये हमने लिखा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंतर्गत योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। किंतु हम डियर नमन या मतलब हम डियर के साथ में पत्र प्राप्त करने वाले का नाम व्यक्तिगत रूप से भी लिखते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत हमें योर सिंसियरली शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वो पत्र और अधिक प्रभावी हो सके। तत्पश्चात कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के पश्चात सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है, उस व्यक्ति की सिग्नेचर, उस सिग्नेचर के नीचे उसका नाम, या वो फर्म की तरफ से लिख रहा है तो फर्म का नाम का उल्लेख होना चाहिए। और फर्म में उसका क्या डेजिग्नेशन है, मान लीजिएगा वो डायरेक्टर है, मान लीजिएगा वो परचेज मैनेजर है, मान लीजिएगा वो ब्रांच मैनेजर है, तो जो भी उसका डेजिग्नेशन है सिग्नेचर के नीचे उसका डेजिग्नेशन, उसका रैंक भी मेंशन होना चाहिए। तत्पश्चात पत्र के साथ में कुछ एनक्लोजर्स लगाए जाते हैं। एनक्लोजर्स का मतलब कुछ चीज़ें संलग्न की जाती है। हो सकता है कि पत्र के साथ में हम कुछ पैम्पलेट को भेजें, पत्र के साथ में हम चेक को भेजें, पत्र के साथ में हम कोई अन्य सूचना देने के हिसाब से अन्य कोई विवरण हेतु कुछ हम पेपर्स को लगाते हैं, तो हमें एनक्लोजर्स लिखना पड़ेगा। और एनक्लोजर्स के अंतर्गत जितने हम लेटर भेज रहे हैं, जितने हम पत्र भेज रहे हैं, जितने हम कागज़ भेज रहे हैं, उस पर नंबरिंग करते हुए एनक्लोजर टोटल नंबर 5, 10, 12 जो भी है वो लिखें। या एनक्लोजर्स में हम क्या क्या चीज़ें भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए एनक्लोजर चेक, एनक्लोजर पैम्पलेट, एनक्लोजर ये चेक पैम्पलेट, ये 1, 2, 3 करके हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। एनक्लोजर्स लगाने के पश्चात कई बार ऐसा होता है कि पत्र हमने समाप्त कर लिया, पत्र पूर्ण हो गया, किंतु कुछ चीज़ हमें अचानक याद आई, कुछ बात हमें अचानक याद आई कि ये तो लिखनी चाहिए, तो हम पोस्ट स्क्रिप्ट पुनश्च करके उस बात को हम मेंशन कर सकते हैं। पुनश्च के अंतर्गत हम इस बात को लिखेंगे कि
जो हम कोई बात सूचना देना चाहते हैं उसको हम पुनश्च के अंतर्गत लिख देंगे। तत्पश्चात चूँकि बड़ी संस्थानों के अंतर्गत पत्र सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति सब नहीं लिखता है, पत्र किसके द्वारा लिखा गया या किसने इस पत्र को टाइप किया है, टाइपिस्ट भी अपने इनिशियल नीचे करता है। ये सभी एक बिजनेस लेटर के अंग होते हैं, बिजनेस लेटर के पार्ट होते हैं। देखिए, अब बिजनेस लेटर विभिन्न तरीक़ों से लिखा जाता है। स्टैंडर्ड लेटर फॉर्मेट बहुत से हैं, जिसमें फुल ब्लॉक लेटर होता है, मॉडिफाइड ब्लॉक लेटर होता है, सेमी ब्लॉक लेटर होता है, या मॉडिफाइड सेमी ब्लॉक लेटर हो सकता है, या इसी प्रकार के अंतर्गत अन्य रूप में लेटर भी लिखे जा सकते हैं। प्राय 3 प्रकार के तरीके पत्र लेखन के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। फुल ब्लॉक या ब्लॉक का जो तरीका है, उसके अंतर्गत सभी बातों को एक ही अलाइनमेंट के अंतर्गत लिखा जाता है। आप देखिएगा, हेडिंग हमने सेंटर में दे दिया। हेडिंग देने के पश्चात यहाँ पे रेफरेंस नंबर, डेट, इनसाइड एड्रेस, अटेंशन लाइन, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट हेडिंग, देन लेटर का जो मुख्य पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और उसके बाद में सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, एनक्लोजर्स, पोस्ट स्क्रिप्ट वगैरह, ये सभी एक ही अलाइनमेंट के अंतर्गत, और प्राय ये एक ही अलाइनमेंट लेफ्ट हैंड साइड के अंतर्गत होता है, उसमें लिखे जाते हैं। ये होता है फुल ब्लॉक फॉर्मेट। दूसरा जो तरीका है वो है मॉडिफाइड ब्लॉक। मॉडिफाइड ब्लॉक लेटर के अंतर्गत डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर जो शुरू होता है बिगिन फ्रॉम राइट, सेंटर और फ्लश राइट, मतलब डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर ये राइट हैंड साइड के अंतर्गत आएंगे, एक ही अलाइनमेंट के अंतर्गत आएंगे। देयर इज नो पैराग्राफ, इसमें कोई पैराग्राफ नहीं छोड़ा जाता। अटेंशन लाइन यूजुअली फ्लश लेफ्ट, सब्जेक्ट लाइन यूजुअली लेफ्ट, बट समटाइम सेंटर के अंतर्गत भी हो सकती है। इसका नमूना इस रूप में है। तीसरा जो तरीका है वो आता है ये मॉडिफाइड ब्लॉक। आप देखिएगा, मॉडिफाइड ब्लॉक के अंतर्गत सभी बातें एक साथ यहाँ पे एक ही अलाइनमेंट के अंतर्गत लिखी गई है। तीसरा तरीका आता है सेमी ब्लॉक। सेमी ब्लॉक के अंतर्गत पैराग्राफ इंटेंट 5 और 10 स्पेस, पैराग्राफ में 5 या 6 स्पेस छोड़ी जाती है। डेट, इनसाइड एड्रेस, अटेंशन लाइन बिगिन फ्रॉम द लेफ्ट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन राइट के अंतर्गत लिखे जाते हैं। ये सेमी ब्लॉक फॉर्म का अंतर्गत का एक ये सैंपल है, एक नमूना है। देखिएगा, लेटर हेड सेंटर में, लेटर हेड जो होगा, जो फर्म का नाम होगा, हेडिंग वो हमेशा हर पत्र के अंतर्गत सेंटर में लिखा जाएगा। तत्पश्चात रेफरेंस नंबर, डेट, इनसाइड एड्रेस, अटेंशन लाइन, सैल्यूटेशन, ये सबको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को हमने राइट हैंड साइड के अंतर्गत लिखा है। यहाँ पर 5 से 10 इसके अंतर्गत 5 से 10 हमने पैराग्राफ के लिए स्पेस को छोड़ा है, और इस रूप में लेटर लिखा जाता है। तो फर्म, कंपनी अपने हिसाब से इनमें से किसी भी एक प्रारूप का चयन कर सकती है और लेटर को लिख सकती है। अगले वीडियो लेक्चर के द्वारा मैं आप लोगों को जो डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच आप लोगों को अभी मैंने इस के अंदर समझाया था के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे थे उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स।